हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोऑर्डिनेटर। यहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3 एंड 4। तो क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, कैन अ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या एक कोऑर्डिनेटर जो उसका नाम ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम हो सकता है। अगर ये कंडीशंस हो तो अब हम इन कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे, तब हमें पता पड़ेगा कि कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट कंडीशन को देखिए। तो फर्स्ट कंडीशन में मैं सबसे पहले तो कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी ड्रॉ कर लेती हूँ। कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी मैंने इस तरह से करा, ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से बनाया। अब आप देखिए कि आप एक बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी नेमिंग करते हो किसी भी फिगर को, तो आप या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। मैंने यहाँ पे ए बी सी डी इस तरह में चली तो मैं चली क्लॉकवाइज। मैं चाहूँ तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकती हूँ, ए बी सी डी इस तरह भी चल सकती हूँ। लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना है, मैं एंटी क्लॉक भी चल सकती हूँ और मैं क्लॉकवाइज भी चल सकती हूँ और मैं एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकती हूँ। लेकिन मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैंने किसी भी फिगर को इसे ए नाम दिया है तो इसे सी नाम नहीं दूंगी मैं, इसे फिर मुझे बी नाम देना है और इसे सी नाम देना है और इसे डी नाम देना है। चाहे मैं क्लॉकवाइज चलूं, है ना, चाहे मैं क्लॉकवाइज चलूं, चाहे मैं एंटी क्लॉक चलूं। क्लॉकवाइज होता है इस तरह से और एंटी क्लॉक होता है इस तरह से। चाहे मैं क्लॉकवाइज चलूं, चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं, मैं नेमिंग एक सीक्वेंस नहीं दूंगी, ठीक है ना। ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ठीक है। ऐसा नहीं कि ए के बाद मैं सी लिख दूं, सी के बाद मैं बी लिख दूं और फिर मैं डी लिख दूं। इस तरह मुझे नहीं लिखना है। चाहे मैं क्लॉकवाइज चलूं, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलूं, कैसे भी चल सकती हूँ, पर नाम एक सीक्वेंस में ही मुझे देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी, एक कोऑर्डिनेटर है। यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ से आपसे पूछा गया है कि एंगल डी और एंगल बी, एंगल डी और एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री होंगे क्या। एंगल डी और एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा। तो आपको ये तो पता है कि भाई एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन उनका जो सम हो वो 180 डिग्री होता है। ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा पैरेललोग्राम में कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ऐसा हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल बनते हैं 90 डिग्री के, तो उनका सम हो जाता है 180 डिग्री। तो पैरेललोग्राम में ऐसा होता है कि किसी फिगर में तो जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री नहीं होता। जैसे कि मैंने ऐसे एक पैरेललोग्राम बनाया, तो ये आपका 100 डिग्री है, तो ये भी आपका 100 डिग्री होगा, तो इनका सम तो होगा 200 डिग्री। तो आप इस बात को समझिए कि एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि उनका सम 180 डिग्री ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन अ पैरेललोग्राम, इसका आंसर आप यहाँ लिख लीजिए, इन अ, इस तरह आप लिखिए, आप इन अ पैरेललोग्राम, है ना, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बट नॉट ऑलवेज 180 डिग्री, है ना, बट नॉट ऑलवेज 180 डिग्री। बस आप इतना लिख दीजिए, टीचर समझ जाएगी कि आपको स्टेटमेंट समझ आ गया है कि, है ना। और आप हमेशा ये ध्यान रखिए, ये नंबर जब हम ये नेमिंग करेंगे ना, तो आपका जो डी और बी है ना, ये हमेशा अपोजिट एंगल ही बनेंगे। जब इसके ए बी सी डी इस तरह से नेमिंग करूंगी इस कोऑर्डिनेटर की, तो आपका जो डी और बी है ये हमेशा
अपोजिट एंगल ही बनेंगे। तो ये अपोजिट एंगल है और जो अपोजिट एंगल है वो 180 डिग्री हो भी सकते हैं अगर वो आपका पैरेललोग्राम एक स्क्वायर और रेक्टेंगल है, और अगर वो स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं है तो वो 180 डिग्री नहीं भी हो सकते हैं। तो यही हमने लिखा है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल बट नॉट ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, इक्वल होते हैं लेकिन हमेशा 180 डिग्री नहीं होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप इसका सेकंड स्टेटमेंट देखिए। उसके लिए भी मैं क्या करूँगी, एक कोऑर्डिनेटर फॉर्म कर लूँगी जिसको नाम दूंगी मैं ABCD। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो AB है वो DC के इक्वल है और ये है 8 सेंटीमीटर। AB आपकी DC के इक्वल है और ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर है। और आपसे कहा जा रहा है कि जो AD है, AD ये है, ये 4 सेंटीमीटर है और जो BC है वो 4.4 सेंटीमीटर है। अब बताइए कि ये जो कोऑर्डिनेटर है क्या ये एक पैरेललोग्राम है? तो नहीं, क्योंकि ये हम क्या है, पैरेलल नहीं है। ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल नहीं है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल तो होती ही है, साथ में इक्वल भी होती है। तो ये जो अपोजिट साइड है ये इक्वल नहीं है। अपोजिट साइड का इक्वल होना जरूरी है पैरेललोग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ पे अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। यहाँ आंसर आप इस तरह से लिखिए कि इन a parallelogram opposite side are equal but opposite side are equal but आपकी जो AD है वो BC के इक्वल नहीं है, बट जो AD जो है वो BC के इक्वल नहीं है। सो पैरेललोग्राम GRAM पैरेललोग्राम इज लिखिए, पैरेललोग्राम इज नॉट फॉर्म्ड, FORMED, फॉर्म पैरेललोग्राम नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसका पार्ट 2 भी कर लीजिए। अब पार्ट 3 देख लें। पार्ट 3 को भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से एक कोऑर्डिनेटर बनाएंगे ABCD। वैसे तो ये ओरली भी हो जाएगा पर आपको समझा देती हूँ अच्छे से। आप देखिए जो एंगल A है वो क्या है, 70 डिग्री है और एंगल C कितना है, 65 डिग्री है। तो बना क्या पैरेललोग्राम? नहीं बना, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे आप इस तरह से लिख लीजिए, इन a parallelogram opposite angles are equal, है ना। बट लेकिन क्या दिक्कत है, बट आपका जो एंगल A है वो क्या है, नॉट इक्वल है एंगल C के, है ना। सो इसलिए पैरेललोग्राम इज नॉट फॉर्म्ड, इसलिए जो पैरेललोग्राम है वो नहीं बन पाया है। ठीक है, अब स्टूडेंट इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 तो कर लिया है, क्वेश्चन 3 कर लिया है, क्वेश्चन 3 कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 4 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ कोऑर्डिनेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप एक रफ कोऑर्डिनेटर बनाइए, वह पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन उसके 2 अपोजिट एंगल जो है वो मेजरमेंट में इक्वल है। मैं यहाँ पे पहले आपको समझा देती हूँ, फिर हम वहाँ पे रफ फिगर बनाएंगे ऐसे कोऑर्डिनेटर का। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने ये फिगर बनाया है, ये जो फिगर है ये फिगर है काइट का।
ये है काइट। इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये होते हैं मेजरमेंट में इक्वल, है ना। टू अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये वाले जो होते हैं ये इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। और इसकी क्या है, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, आप देख रहे हैं अपोजिट साइड इसकी इक्वल नहीं होती। अगर ये 4 है तो ये हमारा 8 होगा शायद, है ना। और अगर ये 4 है तो ये भी 8 होगा। तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती, इसलिए ये क्या है, पैरेललोग्राम तो नहीं है। क्योंकि इसके पैरेललोग्राम के क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो इसमें वन पेयर अपोजिट एंगल ही इक्वल है, ये वाला पेयर इक्वल नहीं है। और नहीं इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये पैरेललोग्राम तो नहीं है, लेकिन इसके अपोजिट एंगल इक्वल है। तो काइट जो है वो ऐसा फिगर है जो पैरेललोग्राम तो नहीं है, लेकिन इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप इसी फिगर को यहाँ पे बना लीजिए काइट का। इस तरह से आप काइट को यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ये रफ फिगर है, आप और अच्छे से बना लीजिएगा स्केल वगैरह यूज़ करके, ठीक है। तो ये हमारा काइट है, इसके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो इसकी साइड्स, इसकी एडजेसेंट साइड तो इक्वल होती है, लेकिन अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती है। एडजेसेंट साइड ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, लेकिन इसके अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती। तो ये जो हमारा काइट है वो इस तरह का फिगर है जिसकी वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप कि काइट, KIT, काइट इज अ कोऑर्डिनेटर, काइट इज अ कोऑर्डिनेटर, QUADRI, कोऑर्डिनेटर, काइट इज अ कोऑर्डिनेटर that is not a पैरेललोग्राम। ये पूरा लिख लीजिएगा आप, है ना। दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, GRAM, दैट इज अ नॉट अ बट हैज एंगल आर। ये पूरी की पूरी लाइन आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इक्वल, EQUAL, इक्वल मेजर, ठीक है, MEASURE, ये पूरा का पूरा आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, ठीक है। काइट इज अ कोऑर्डिनेटर दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैड एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। और इस तरह से काइट का फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3 और 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसके जो एडजेसेंट एंगल है उनका रेशियो 3 और 2 है। अगर एक एंगल 3 है तो दूसरा 2 है, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप बताइए कि एक्चुअल में ईच एंगल कितने डिग्री का होगा। अब जैसे देखिए कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। इस तरह का फिगर है, इसको नाम दे देते हैं ABCD, इस तरह नाम दे दिया। तो ये कह रहा है कि अगर एंगल A आपका 3 है तो एंगल जो B है वो क्या होगा 2, क्योंकि एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा है, तो A और B एडजेसेंट एंगल है, तो अगर एंगल A 3 है तो एंगल जो B है वो 2 होगा। तो आप बताइए कि ये एक्चुअल में कितने डिग्री के हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि लेट हमारा जो एंगल A है वो हम मान लेते हैं 3x, ठीक है। और जो एंगल B है उसे हम मान लेते हैं 2x। अब आपको पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं एक पैरेललोग्राम में, वे सप्लीमेंट्री होते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि 3x + 2x इक्वल 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। अब आप 3 और 2 को जरा प्लस करिए, 5x मिलेगा, और ये किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x को इधर ही छोड़ दीजिए, 180/5 करेंगे, तो 180 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 36, ठीक है। अब आपको क्या करिए, जो आपने
माना है, ए एंगल को 3x माना है ना आपने, एंगल ए को 3x माना है, उसमें आप x की वैल्यू रख दीजिए, और एंगल बी को 2x माना है, उसमें भी आप x की वैल्यू रख दीजिए। फिर आपको पता पड़ जाएगा कि ये दोनों एंगल जो है वो एक्चुअली कितने डिग्री के हैं। ठीक है, तो हमारा जो एंगल ए है वो कितने डिग्री का है, 3x डिग्री। एंगल जो ए है, हमारा एंगल जो ए है वो कितना है, 3x है। तो हम एंगल ए को इक्वल 3x मल्टीप्लाई 36, तो ए इक्वल कितना हो गया, ए इक्वल हो गया 108। 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा। इसी तरह से आप इसके बी वाले पार्ट को भी देख लीजिए। एंगल बी जो है वो कितना है, 2x, तो एंगल बी कितना होगा, 2x मल्टीप्लाई 36, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी 72। तो हमारा जो एंगल ए है वो तो हो जाएगा हमारा 108 और बी हो जाएगा 72। तो देख लीजिए जो हमारा एंगल ए है वो है 108 और जो एंगल बी है वो कितना है, 72। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन आपको। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ए, और अगर ए 3 है तो बी कितना है, 2 है, तो एक्चुअल में ये कितने डिग्री के हैं ये आपको बताना है। अब मैं कह रही हूँ कि एंगल ए को मैं 3x मान लेती हूँ और एंगल बी को मैं 2x मान लेती हूँ। एक 3 है, दूसरा 2 है, तो मैंने एंगल ए को 3x मान लिया और एंगल बी को 2x मान लिया। ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो 3x प्लस 2x किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री का। अब 3x और 2x हो गया 5x, 5x इक्वल 180। अब x की वैल्यू निकाल ली हमने, तो इस तरह से x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 36, क्योंकि यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है 180 से। अब मैंने जो एंगल ए मेरा 3x था उसमें मैंने x की वैल्यू लगा दी, x की वैल्यू उसमें रखी तो मुझे मिला 108। ऐसे ही मेरा एंगल बी जो 2x था उसमें भी मैंने x की वैल्यू रखी तो मुझे मिला 72। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 3, 4 और 5 कर लिया है। अब हम अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चन 6 एंड 7। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।